सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। लास्ट टर्न पर आपको डिस्कशन याद होगा, हम लोगों ने स्टार्ट किया था एप्लीकेशन पार्ट। हम लोग बात कर रहे थे यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस की। और इसमें हमने तीन एप्लीकेशंस कंसिडर किए थे। एप्लीकेशन नंबर वन, व्हेन इट इज़ यूज्ड इन ऑर्डर टू चेक फॉर द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो उसके फिजिकली करेक्ट होने के चांसेस बनते हैं। बट इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट तो हम कंफर्म बोल सकते हैं कि इट इज ऑल्सो फिजिकली इनकरेक्ट। तो आपको क्लासिफिकेशन याद होगा कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन क्या होती है, डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन क्या होती है। सेकेंड यूज जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था कन्वर्जन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। किस तरह से हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें हमने कुछ नोटवर्दी कन्वर्जन्स देखे थे। फोर्स के एसआई और सीजीएस यूनिट में रिलेशन 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्थ। ये आपको याद रखना है, ये आपके लिए यूजफुल होगा, हेल्पफुल होगा, कई बार हमें इसका यूज़ पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक कन्वर्जन फैक्टर्स हैं जो हमें याद होने चाहिए। और प्रेशर के लिए आपको रिलेशन याद होगा, 1 पास्कल इक्वल्स टू 10 CGS प्रेशर। इसके बाद हम लोगों ने कुछ जनरल क्वेश्चंस ट्राई किए थे और उसके बाद फाइनली हम लोगों ने देखा था एप्लीकेशन नंबर 3, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जिस पर आज हमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने हैं, ट्राई प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। एप्लीकेशन नंबर 3 था इन ऑर्डर टू फाइंड रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। किस तरह से डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। और इसका मैंने एक एग्जांपल आपके साथ डिस्कस किया था। स्टेप नंबर वन, हम डिड्यूस करते हैं कि जो टाइम पीरियड होता है वो किन पैरामीटर्स पर, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। सो हमने डिड्यूस किया कि टाइम पीरियड मस्ट डिपेंड ऑन लेंथ, मास एंड जी। और आफ्टर मेकिंग दिस अजम्पशन कि टाइम पीरियड इन पैरामीटर्स पर डिपेंड करेगा, हमने इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप हम एज्यूम करेंगे वो लेंथ के ए पावर पर, मास के बी पावर पर और जी के सी पावर पर डिपेंड करेगा। और इसके बाद अगर ये इक्वेशन करेक्ट है तो इसका मतलब डायमेंशनली भी इक्वेशन करेक्ट होनी चाहिए। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस को फॉलो करेगी। और इसके हेल्प से हमने तीन इक्वेशंस आई थी और तीन वेरिएबल्स आए थे ए, बी और सी, जिनकी वैल्यूज हमने इसके हेल्प से डिटरमाइन करने की कोशिश करी थी। तो ये एक एग्जाम्पल था जो हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था यहाँ तक। और आपको ये पार्ट याद होगा, यहाँ तक तो आपको एटलीस्ट याद होना चाहिए। चलिए अब इसके बाद आज के सेशन की स्टार्टिंग एप्लीकेशन नंबर 3 से ही करेंगे। जो एप्लीकेशन नंबर 3 था, थर्ड एप्लीकेशन था, यहीं से आज के सेशन की स्टार्टिंग होगी। बट इससे पहले मैं एप्लीकेशन नंबर 3 के कुछ लिमिटेशंस बताता हूँ। ये जो हम लोग एप्लीकेशन नंबर 3 डिस्कस कर रहे थे, ये जो एप्लीकेशन नंबर 3 था इन ऑर्डर टू फाइंड रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, अब यहाँ पर हमारे पास इस मेथड में कुछ लिमिटेशंस हैं। तो देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि वो लिमिटेशंस क्या होते हैं। कल वैसे इस बारे में डिस्कशन हुआ था, तो पहले देख लेते हैं लिमिटेशंस क्या हैं। तो हेडिंग होगी लिमिटेशंस ऑफ दिस मेथड। लिमिटेशंस में फर्स्ट लिमिटेशन, लिमिटेशन नंबर 1, वो ये था कि हम लोग जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है, जो कांस्टेंट के आया था, इसकी जो वैल्यू होती है, कांस्टेंट के की वैल्यू हम लोग डायमेंशंस के हेल्प से डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा। तो फर्स्ट लिमिटेशन था कि आपको सिर्फ ये पता चल सकता है कि कांस्टेंट आएगा, बट उसकी जो वैल्यू होती है हम ये डिटरमाइन नहीं कर सकते। सो लिमिटेशन नंबर 1 इज वी कैन राइट की वैल्यू ऑफ कांस्टेंट हैज टू बी फाउंड आउट एक्सपेरिमेंटली। वैल्यू ऑफ कांस्टेंट needs to be determined एक्सपेरिमेंटली। इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा और उसके हेल्प से आपको इक्वेशन मिलेगी।
चलिए बात करते हैं अभी सेकंड लिमिटेशन की। सेकंड लिमिटेशन, सेकंड लिमिटेशन क्या होगा, कुछ आइडिया, कुछ जजमेंट? वैसे तो लग गया होगा जजमेंट। सेकंड लिमिटेशन होगा ऐसी इक्वेशंस जहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्व होता है। जैसे एग्जांपल एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बीच में अगर एडिशन आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया, तो फिर हम लोग डिराइव नहीं कर सकते, राइट। तो उसका मतलब सेकंड लिमिटेशन क्या होगा, सेकंड लिमिटेशन होगा इक्वेशंस इन्वॉल्विंग व्हाट, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और subtraction between different physical quantities cannot be derived by using this method. एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, एग्जाम्पल होगा इसका, एग्जाम्पल जो इक्वेशंस हम डिराइव नहीं कर पाएंगे उनका एग्जाम्पल एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, ये इसके हेल्प से ये डिटरमाइन नहीं हो सकता एक्सप्रेशन। वी स्क्वायर यू इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, ये सब हम इसके हेल्प से डिराइव नहीं कर सकते। मैं नोट करवा दूंगा, पहले हम जितने भी लिमिटेशंस हैं वो बता देते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन है, लिमिटेशन नंबर 3। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी तीन से ज़्यादा पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है, तो इस मेथड के हेल्प से हम वो रिलेशन डिराइव नहीं कर सकते। तो दिस पर्टिकुलर मेथड कैन नॉट बी यूज्ड टू डिराइव रिलेशन if a physical quantity if a physical quantity depends on more than three variables। अगर तीन से ज़्यादा वेरिएबल्स हुए तो कई बार हमें प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। तो अगर तीन से ज़्यादा वेरिएबल्स पर किसी इक्वेशन में डिपेंडेंसी होती है तो अगेन दिस इज द लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड, क्योंकि हमारे पास फिर क्या होगा, वेरिएबल्स ज़्यादा होंगे और इक्वेशंस कम पड़ जाएगी। वेरिएबल ज़्यादा होंगे, जैसे एक्स वाई जेड के अलावा, जैसे मान लो एल एम जी के अलावा एक और कोई टर्म आ गया, सपोज वेलोसिटी आ गया सपोज, तो वेलोसिटी की पावर डी, अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इक्वेशंस कम पड़ जाएगी, वेरिएबल्स ज़्यादा होंगे, सॉल्व नहीं हो पाएगी वो इक्वेशंस। तो ये बेसिकली तीन लिमिटेशंस हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। अच्छा, सिमिलरली जब आपने ये देखा इक्वेशंस इन्वॉल्विंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इसके साथ साथ इस तरह की जो इक्वेशन होती है ना, एसएचएम की जो इक्वेशंस होती है, जैसे एग्जांपल y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, इस टाइप की जो इक्वेशंस होती है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स वगैरह आते हैं, ये एक्सप्रेशंस भी हम लोग इस मेथड के हेल्प से डिराइव नहीं कर सकते। तो ये सब कुछ इसके लिमिटेशंस हो जाएंगे, राइट। तो हम इसको नोट करना स्टार्ट करेंगे, लिमिटेशंस में लिमिटेशन नंबर 1 एंड 2।
लिमिटेशंस। अब हम ट्राई करते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए अब आज के क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में तो सब लोगों ने सुना होगा, राइट। और सबको फॉर्मूला भी पता होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का, बट एक बार इसे ट्राई करके देखते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास m, सपोज बॉडी का मास m है, स्पीड v एंड रेडियस ऑफ सर्कल, ऑब्वियसली स्पीड v एंड रेडियस ऑफ सर्कल स्मॉल r। अब आपको फाइंड करना है इसका फॉर्मूला। मैं लिख देता हूँ पूरा क्वेश्चन ही। डिराइव द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। डिराइव द फॉर्मूला फॉर centripetal force using डायमेंशनल एनालिसिस। जो भी हमने डायमेंशनल एनालिसिस देखा था, इसके हेल्प से आपको ये फॉर्मूला डिराइव करना है। एक्सप्रेशन सबको पता है, बट फिर भी ट्राई करके देखना है हमें। एक्सप्रेशन तो सबको ही पता है, राइट। आगे आंसर डन, कंप्लीट हो गई, क्वेश्चन भी सॉल्व। बढ़िया, गुड, वेरी गुड। चलिए सॉल्व करके देखें। देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, किन पैरामीटर्स पर डिपेंड कर रहा है। एम, वी एंड आर, इन तीन पैरामीटर्स पर डिपेंड कर रहा है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम एज्यूम करेंगे इट इज proportional टू m टू द पावर ऑफ a, v टू द पावर ऑफ b एंड r टू द पावर ऑफ c। ये मैंने एज्यूम करा कि इस टाइप की डिपेंडेंसी होनी चाहिए। अब अगर ये इक्वेशन करेक्ट है, प्रोपोर्शनलिटी हटाकर मैं अब कांस्टेंट लगा देता हूँ, ठीक है। ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट होना चाहिए। अब अगर ये इक्वेशन करेक्ट है तो ये डायमेंशनली भी करेक्ट होगी। सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ f should be equal to m to the power of a, v to the power of b, रेडियस r टू द पावर ऑफ c। फोर्स के लिए हम क्या लिखेंगे, फोर्स के लिए हम लोग लिखेंगे m1l1t-2। फोर्स के लिए, मास के लिए m टू द पावर ऑफ a, स्पीड के लिए l t-1 टू द पावर ऑफ b, रेडियस के लिए l टू द पावर ऑफ c। अब राइट हैंड साइड पर हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पर आपको पता है ना, m टू द पावर ऑफ a, l टू द पावर ऑफ b प्लस c, t टू द पावर ऑफ माइनस b। कंपेयर करेंगे लाइक टर्म्स को, लाइक पावर्स को। m की पावर
को कंपेयर करने पर रिजल्ट क्या मिलेगा हमें? एम की पावर को कंपेयर करने पर हमें रिजल्ट मिल रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम एम की पावर ए इक्वल्स टू वन, पहली इक्वेशन। दूसरी बी प्लस सी इज इक्वल टू वन, और थर्ड इक्वेशन माइनस बी इज इक्वल टू माइनस टू। तीन इक्वेशंस हैं, तीन वेरिएबल्स हैं। ए वन दिख रहा है मुझे, बी दिख रहा है +2, सी दिख रहा है -1। अब इन तीनों पावर्स को, ये जो तीनों पावर्स आई है, इसको हम लोग वापस ओरिजिनल एक्सप्रेशन में इसी सीक्वेंस में रखेंगे। हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन क्या था? हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन देखो ध्यान से, MVR ABC, MVR इस एक्सप्रेशन में थे ABC के ऑर्डर में। तो F इज इक्वल टू के M टू द पावर ऑफ A, V की पावर B, R टू द पावर ऑफ C। पावर्स रखो, A टू द पावर ऑफ 1, B टू द पावर ऑफ 2, C टू द पावर ऑफ -1। तो ये क्या हो जाएगा? MV² बाय R, दिख रहा है MV² बाय R, ये R की पावर -1, तो ये हो जाएगा MV² बाय R। अभी हमारे पास कोई मेथड नहीं है डायमेंशनल एनालिसिस में जिससे हम के की वैल्यू फाइंड कर पाएँ, पर आगे सर्कुलर मोशन में जब हम डिराइव करेंगे हम देखेंगे कि एक्चुअली डिराइव करने पर के की वैल्यू 1 आती है, राइट। पर अभी हमारे पास ये कांस्टेंट आएगा जिसे हम एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, हमें इसकी वैल्यू अभी पता नहीं चल पाएगी। चलिए जल्दी जल्दी और क्वेश्चन ट्राई करेंगे अब। जिसको जल्दी से स्नैपशॉट लेना है स्नैपशॉट ले लो, क्योंकि आज हमें और बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं। टेस्ट का सिलेबस आप लोगों के ग्रुप में ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप लोग प्लीज़ ग्रुप चेक करा करो। टेस्ट का सिलेबस है, यूनिट्स एंड डायमेंशन जो हम पढ़ रहे हैं, जो आज हमारा कंप्लीट होगा यहाँ तक, ये पूरा आएगा, यूनिट्स एंड डायमेंशन पूरा आएगा। मैं फिर से शो कर रहा हूँ, जल्दी से स्नैपशॉट ले लो। नोट करने से पहले आप स्नैपशॉट ले लो, फिर आराम से नोट करना, ठीक है। चलिए, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो एक बार पहले आईआईटी में आ चुका है और शायद हमारे मॉड्यूल में भी दिया हुआ होगा, मैं वो यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ। जेई में आ चुका हुआ क्वेश्चन है, अ गैस बबल फॉर्म्ड फ्रॉम एन एक्सप्लोजन अंडर वाटर is found to oscillate with time period t which depends on तीन पैरामीटर्स। फर्स्ट इज प्रेशर, कैपिटल P लिख देते हैं। सेकंड इज डेंसिटी ऑफ वाटर, एंड थर्ड पैरामीटर है एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन। आपको रिलेशन डिराइव करना है, वही करना है जो अभी हमने पहले करा था। डिराइव द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह क्या आ जाएगा? डिराइव द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। क्वेश्चन आगे क्लियर है ना? मैं लिख नहीं रहा हूँ, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ये क्वेश्चन जेई में आ चुका है प्रीवियस ईयर के पेपर्स में, आपके मॉड्यूल में भी दिया हुआ होगा क्वेश्चन।
अच्छा, मीनवाइल किसी को प्रीवियस क्वेश्चन नोट करना है, नोट कर लो। वैसे मैंने आपको बताया था स्क्रीनशॉट लेना है आपको। आप स्क्रीनशॉट लेकर फिर इजीली इतना स्पेस लीव करके नोट कर सकते हो। और इस क्वेश्चन में भी सॉल्व करने पर आंसर आता जाए, मुझे टेक्स्ट करते जाना। मैं आपको इजली इसमें 2 से 3 मिनट का टाइम फ्रेम और दे रहा हूँ। अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको अराउंड 200 सेकेंड्स और दे रहा हूँ। आराम से सब लोग प्रॉपरली ट्राई कर लो। कंफर्म हो जाए जब आंसर ये आने वाला है, मुझे टेक्स्ट कर देना। चलिए, काफ़ी लोगों के आंसर आने तो स्टार्ट हो गए हैं। जो सबसे कॉमन आंसर है वो है p⁻−5/6 d⁻1/2 और एनर्जी की पावर 1/3। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस आए हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करके देखें, ट्राई करते हैं। देखो, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो टाइम पीरियड है इट इज expected to depend on three parameters. Those three parameters are pressure, density and energy. इन तीन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता हुआ दिख रहा है। इट इज ऑलरेडी मेंशन टू अस इन द प्रॉब्लम। सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? वी विल मेक अ जस्टिफाइड अजम्पशन, suitable assumption that t is proportional to p to the power of a, rho to the power of b and e to the power of c। तो ये हमारा assumption हो गया। प्रोपोर्शनलिटी हटाकर हम जो कांस्टेंट लगाएंगे इट हैज़ टू बी डायमेंशनलेस। देखो, ये इस मेथड का अगेन लिमिटेशन है कि यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है अगर वो डायमेंशनलेस नहीं होगा, जैसे फॉर एग्जांपल एफ इक्वल टू Gm1m2/r², न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या कूलम्स लॉ, उसको डिराइव करने में फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। राइट? तो इसके लिए यहाँ पर ये कांस्टेंट डायमेंशनलेस होना जरूरी है। आगे, अब अगर ये इक्वेशन करेक्ट है, आपको आगे का प्रोसेस, आगे का प्रोटोकॉल पता है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टी विल मैच विथ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पी, रो ई टू द पावर ऑफ सी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। अगर इक्वेशन करेक्ट है तो डायमेंशनली भी कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है इस इक्वेशन के लिए। टी टाइम है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो क्या लिखेंगे? m0 L0 t1। प्रेशर m1 L-1 t-2 to the power of A। डेंसिटी m1L-3 to the power of B। एनर्जी और इससे थोड़ा टाइम भी लगेगा, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस तो होगा। कैलकुलेशन पार्ट देखते रहना। प्रेशर के लिए फोर्स अपॉन एरिया, और उसके बाद डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी m1L2 t-2। राइट हैंड साइड को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, हेल्प करते जाना। m⁻⁴ प्लस बी प्लस सी, L⁻⁻A -3b प्लस 2 टाइम्स सी, T⁻⁻2a
-2 टाइम्स सी। ठीक है, लाइक पावर्स को कंपेयर करना है अब हमें, लाइक टर्म्स के पावर को कंपेयर करना है। कंपैरिजन किसके बीच में होगा? कंपैरिजन होगा a+b+c का सम आना चाहिए 0। सेकेंड इक्वेशन क्या आ रही है? -a -3b+2c अगेन 0। थर्ड इक्वेशन -2a -2c 1। ये अब आपके पास तीन एक्सप्रेशंस आ रहे हैं। अच्छा, क्या किसी ने सेम एक्सप्रेशंस बना के इक्वेशन सॉल्व करी है? तो मुझे डायरेक्टली बता दो, मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं डायरेक्टली वैल्यूज लिख दूंगा, और अदरवाइज फिर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल हैं। अगर आपने सॉल्व किया है तो मुझे बता देना, और नहीं तो फिर मैं सॉल्व कर दूंगा। a5/3 है और b1/2 है। अच्छा, a5/3 और b1/2 है। लास्ट स्टेप क्लियर नहीं हुआ आपको? देखो, लास्ट स्टेप में हमने क्या करा, m⁴ ये दिख रहा है, फिर m⁴b, m⁴c, तो ये हो जाएगा m⁴a+b+c। ठीक है, अब आगे सिमिलरली एल की पावर कंपेयर करते हैं हम। एल की पावर्स देखो क्या है, l⁻⁻⁻a, l⁻⁻3b, l⁻2 टाइम्स c। तो ये हमने लिख दिया एल की पावर्स के बारे में, -a -3b और +2c। टी की पावर कितना? -2a, टी की पावर -2a -2 टाइम्स c, ये लिखा मैंने टी की पावर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एम की पावर देखो, एम की पावर क्या है? 0 है, और राइट हैंड साइड पे एम की पावर क्या है? a+b+c है, तो a+b+c क्या होगा? 0। वैसे ही एल की पावर कंपेयर करो, वैसे ही टी की पावर कंपेयर करो, तो आपके पास तीन इक्वेशन आएगी, तीन वेरिएबल्स होंगे, राइट? तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल देखिए आपने, एक्स वाई जेड, 9th क्लास 10th क्लास, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल सॉल्व करना आता है सबको एक्स वाई जेड वाली इक्वेशंस को। चलिए, तो जो सबसे कॉमन आंसर आ रहा है वो मैं लिख रहा हूँ। ए आ रहा है -5/6, जो आप लोग बता रहे हो मुझे। बी आ रहा है 1/2, और सी आ रहा है 1/3। ये आप लोगों ने मुझे आंसर बताया है, मैं इस पर रिलाई कर रहा हूँ। देखिए, सॉल्व करने वाली बात है, आपको थोड़ा सा खराब लगना चाहिए ये पूछ रहे हो अगर आप मुझसे कि सर इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करके बताओ। प्लीज़ डोंट माइंड, बट आई हैव टू से दिस पॉइंट ओवर हियर कि इफ़ यू आर आस्किंग मी टू सॉल्व दिस थ्री इक्वेशंस, देन आई डोंट थिंक कि 11th क्लास का कोई स्टूडेंट मुझसे कभी ये डाउट पूछता है। तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल्स, 8th क्लास 9th क्लास के स्टूडेंट को भी अगर हम देते हैं सॉल्व करने के लिए, सो ही इज इजीली एबल टू सॉल्व दिस थ्री इक्वेशंस हैविंग थ्री वेरिएबल्स, राइट? आपको मेथड पता है, 9th 10th में आप लोगों ने ऑलरेडी सफिशिएंट प्रैक्टिस करी है। और सॉल्व कर देता हूँ यार, चलो छोड़ो। ठीक है, देर इज नो यूज ऑफ सेइंग, नहीं हो रहा आपसे, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, देखो, लेट्स गो डाउन टू द बेसिक्स, राइट? ठीक है, बट अगर आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आईआईटी तो ठीक है, इंजीनियरिंग की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, एंड स्टिल इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस थ्री इक्वेशंस, देन आपको थोड़ा सा एटलीस्ट हार्डवर्क ज़्यादा लगेगा, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क लगेगा, राइट? देखो, स्टार्टिंग की दो इक्वेशंस देखो, स्टार्टिंग की आपको दो इक्वेशंस दिख रही है। इन दो इक्वेशंस में मैं एक काम करता हूँ, बी को एलिमिनेट करता हूँ। बी को कैसे एलिमिनेट करूंगा? इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3a+3b+3c। फर्स्ट इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा, 3 से मल्टीप्लाई करा, सेकेंड इक्वेशन एज इट इज लिखी, ऐड कर दो। देखो ऐड करने पर क्या होगा, ऐड करने पर 2a+5c = 0। ठीक है, ये मुझे एक इक्वेशन मिली। और ये थर्ड इक्वेशन दिख रही है आपको, थर्ड इक्वेशन ये देखो, ये रही थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे बताओ, इन दोनों को भी ऐड कर दें? चलो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड करो तो बताओ क्या आएगा? 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, प्लीज़, और नेक्स्ट टाइम से ना मुझसे इस टाइप के क्वेश्चंस प्लीज़ आप लोग मत पूछा करो, है ना? वी आर हियर टू प्रिपेयर फॉर इंजीनियरिंग, राइट? तो ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, अगर इफ ही और शी इज इन 11th क्लास, देन आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स होता है उसका नॉलेज सबको होता है, राइट? तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल कैसे सॉल्व करना है, दिस इज नॉट द एम ऑफ अवर क्लास। हमारी क्लास का एम है कि हम कुछ अच्छे कंसेप्ट पढ़ें, राइट? और ये जो बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, ये तो आपको आपके एंड से करना पड़ेगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे बनेगा? ये तो कोई 9th क्लास का स्टूडेंट भी कर लेगा। तो हम फिर यहाँ पे कर क्या रहे हैं बताओ?
ऐड करो तो क्या आएगा बताओ। 3c = 1 दिख रहा है, ऐड कर सकता हूँ मैं इन दोनों को। मैं एक बात कर रहा हूँ, इस इक्वेशन की और इस इक्वेशन की, दोनों को ऐड करो। ऐड करने पर 2a कैंसिल हो रहा है। साइड में क्या आ रहा है, 5c - 2c, 3c = 1, c = 1/3। कितना आ गया, सी आ गया 1/3। ये देखो, काफी स्टूडेंट से जो मैसेज किया था, c = 1/3। सी की वैल्यू यहाँ रख दो। सी की वैल्यू रखना आती है यहाँ पर, देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये ऐसे रखते हैं वैल्यू। अब बताओ, वैल्यू रखने के बाद ए कितना आएगा। ए आ जाएगा -5/6। ये आ गया a -5/6। अब क्या करोगे, ए और सी की वैल्यू कहाँ रखोगे, फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, आपको बी मिल जाएगा। सॉल्व कर लोगे अब। 1/3 -5/6 मतलब 2/6 -5/6 -3/6 -1/2 प्लस बी, तो बी आ जाएगा +1/2। ये आपका बी का आंसर आना चाहिए। और यहाँ हम लोगों ने अननेसेसरीली 5 मिनट्स ऑफ कंसेप्ट वेस्ट कर दिया क्लास में, जस्ट टू सॉल्व दिस थ्री इक्वेशंस which you could have easily done by yourself, right? प्लीज, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैथमेटिकल पोर्शन आप लोगों का, ये सब जो पोर्शन है, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सबसे कॉमन फॉर्मेट है। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, इट इज़ वेरी कॉमन फॉर्मेट फॉर 9th और 10th क्लास स्टूडेंट, राइट। चलिए, अब इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लो। थंब रूल किसी को क्लियर नहीं होता है कि 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल कैसे सॉल्व करते हैं। देर आर मैनी methods actually in order to solve equations having 3 variables, right। जब भी हमारे पास 3 वेरिएबल्स वाली इक्वेशंस होती हैं, उनको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, बट मैं आपको सबसे इजी मेथड बता रहा हूँ। आप क्या करोगे, कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दोगे। कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो। जैसे एग्जांपल XYZ में से, या जैसे ABC में से मैंने B को एलिमिनेट करा, तो मुझे 2 इक्वेशंस मिली जिसमें A और C वेरिएबल है। तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल होंगे, उससे मैं क्या करूंगा, पहले 2 वेरिएबल्स फाइंड करूंगा, थर्ड वेरिएबल ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। फ्री टाइम में आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए, फाइनल फॉर्मूला लिख दें अब हम लोग। फाइनल फॉर्मूला लिख दें अब। देखो, फाइनली क्या था, P ρ E। मैं फाइनल फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। फाइनल फॉर्मूला क्या आना चाहिए, यहाँ पर ए कितना है, ए है -5/6। रो कितना है, 1/2। और ई कितना है, 1/3। सो ये हमारा फाइनल डिजायर्ड रिजल्ट होना चाहिए। चलिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हमें कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, आप बाद में नोट कर सकते हो आज इजीली, राइट। क्लास एंड होने के बाद आप 10-15 मिनट्स पे करके नोट कर सकते हो। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हमें कुछ और कंसेप्ट डिस्कस करने हैं आज। इसके बाद ये सॉल्यूशन था इसका। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये प्रोबेबली आज से 3 to 4 years बैक, जितना मुझे याद है, 3 or 4 years बैक, या पॉसिबली 4 to 5 years बैक, ये आया था जेई में। और ये आया था इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में। तो इसका वेटेज था 6 मार्क्स, राइट। 6 इजी मार्क्स इसका वेटेज था जेई के पेपर में, जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जेई एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है, जो हम लोग ट्राई करेंगे। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, पर्टिकुलरली आप लोगों को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। रिलेटेड है क्योंकि आप लोगों से। एन इंजीनियर uses dimensional analysis मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन भी कर दूंगा आपको, वैसे क्वेश्चन तो लैंग्वेज से क्लियर हो जाना चाहिए। टू फाइंड द डिस्टेंस डी,
डिस्टेंस को मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अप टू विच अ लाइट सिग्नल कैन बी सेंट इन फॉगी कंडीशंस। और वो कुछ जस्टिफाइबल एजम्पशंस लेता है। ही फाइंड्स दैट वो क्या फाइंड करता है, दिस डिस्टेंस ये जो डिस्टेंस डी की बात चल रही है, इट शुड डिपेंड ऑन तीन पैरामीटर्स मैं आपको दे रहा हूँ। फर्स्ट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट सोर्स, फ्रीक्वेंसी एफ। सेकंड इज इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ सोर्स, लेट अस कॉल इट आई, या आप इसको एस लिख दो। कई बार हम लोग इंटेंसिटी ऑफ सोर्स को एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एंड थर्ड वन इज डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ फॉग, लेट अस कॉल इट रो। ठीक है। अब फर्दर वो फाइंड करता है, he now finds that ये जो डिस्टेंस था ये है प्रोपोर्शनल टू एस टू द पावर ऑफ 1/n। आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ एन। ओवरऑल ये क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जो आया था एग्जाम में। ये आया था एडवांस में, 6 मार्क्स का क्वेश्चन, इंटीजर टाइप क्वेश्चन, जहाँ पे आपको इंटीजर के टर्म से मार्क करना होता है, आंसर को इंटीजर के टर्म से मार्क करना होता है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ एक बार हेल्प के लिए। वैसे मैं क्लास में पहले डिस्कस कर चुका था, बट मैं एक बार फिर से अभी जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो एक्सप्लेन करूंगा ही। मीनवाइल रेफरेंस के लिए आप लोगों को मैं इंटेंसिटी का फॉर्मूला जरूर बता देता हूँ। इंटेंसिटी की बात पहले भी हो चुकी थी। इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। वैसे हमने क्लास में देखा था, ये इंटेंसिटी की बात हुई थी, एनर्जी इंटेंसिटी, और ये मैंने डिस्कस भी किया था वैसे। चलिए, एक स्टूडेंट का आंसर आ चुका है, सही आंसर आया है। वेट कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली हम आपको 3 to 4 मिनट्स का टाइम देंगे। क्वेश्चन आराम से नोट कर लो, सॉल्व कर लो, प्रॉपर स्टेप्स फॉलो कर लो, सॉल्व कर लो, फिर हम डिस्कस करेंगे।
ऑलमोस्ट 9 to 10 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, अब तक करेक्ट आंसर आया है, बिल्कुल सही आंसर आया है। मैंने आपको बताया था ये टॉपिक अगर कभी क्वेश्चंस में आता है जेई में, आइदर इन मेंस और एडवांस, आप मान सकते हो ये हमारे फिजिक्स का सबसे स्कोरिंग टॉपिक होगा। कुछ लोग गलत भी कर रहे हैं वैसे। चलिए ट्राई करके देखें। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में इट इज गिवन कि एक इंजीनियर है जो एक लाइट सिग्नल को सेंड करना चाहता है अंडर फॉगी कंडीशंस। आपने देखा है लाइट सिग्नल फॉगी कंडीशंस में ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं कर पाता है। एक पर्टिकुलर रेंज पर आने के बाद वो लाइट सिग्नल कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है, राइट। सो देर इज एन इंजीनियर और ये एक लाइट सिग्नल को ट्रांसफर करना चाहता है। यहाँ इसका फ्रेंड है और ये इसको लाइट सिग्नल ट्रांसफर करना चाहता है। ठीक है, तो इसने एक apparatus यूज करा है इन ऑर्डर टू ट्रांसफर लाइट सिग्नल। अब ये कंडीशंस कैसी है, कंडीशंस है फॉगी कंडीशंस। थोड़ा सा फॉगी कंडीशन क्रिएट कर देते हैं, ये देखो यहाँ पर कंडीशंस कैसी है, कंडीशंस आर फॉगी कंडीशंस, राइट। अब फॉगी कंडीशंस में क्या होता है, यूजुअली लाइट सिग्नल जो होता है वो ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं कर पाता है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है फॉगी कंडीशंस में। ठीक है। चलिए, तो ये इंजीनियर फाइंड करता है कि कितने डिस्टेंस तक हम लाइट सिग्नल को सेंड कर सकते हैं अंडर फॉगी कंडीशंस। ये जो डिस्टेंस है अप टू विच दिस लाइट सिग्नल कैन बी सेंट इन फॉगी कंडीशंस, ये फाइंड करता है कि डिस्टेंस किन बातों पर डिपेंड कर रहा है। फर्स्टली इट इज डिपेंडिंग ऑन व्हाट, इट इज डिपेंडिंग ऑन, फर्स्ट हमने क्या दिया था, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अलग अलग कलर अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग कलर अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए हो सकता है कि वो डिस्टेंस अलग हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही डिटरमाइंस कि दिस डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो ये बल्ब यूज कर रहा है उसकी इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है, कितना पावर का बल्ब है, कितनी इंटेंसिटी है उसकी। एंड फाइनली फॉग की जो डेंसिटी है, ज़्यादा डेंस फॉग होगा तो ऑब्वियसली हमें पता है कि सिग्नल का डिस्टेंस वेरी करेगा। तो इन तीन पैरामीटर्स पर डिपेंड कर रहा है। नाउ ही इज मेकिंग यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। आपको आगे का प्रोसेस पता है ना। फिर डी मतलब डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए क्या लिखूंगा मैं, डिस्टेंस के लिए मैं लिखूंगा M0 L1 T0। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो क्या लिखूंगा 1/T⁻⁴ इंटेंसिटी के लिए होगा एनर्जी। देखो ये एनर्जी है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, याद करो मैंने डिराइव करवाया था। तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में क्या आ जाएगा, M1 L0 T⁻⁻³ डेंसिटी M1L-3⁻⁻C। ठीक है। यहाँ तक आने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, M⁻⁻ कितना आ जाएगा B+C, L⁻⁻ ये ज़ीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा -3 टाइम्स C। T⁻⁻ कंपेयर करो -A -3B, ये M, L और T की रिस्पेक्टिव पावर्स हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, आपका फेवरेट स्टेप, मैं इक्वेशन सॉल्व नहीं करूंगा इस बार, पहले ही बता रहा हूँ।
एम टू द पावर ऑफ बी प्लस सी, कंफर्टेबल फील करना है सबको अब इक्वेशंस में। इक्वेशंस के रिलेटेड क्वेश्चन मुझसे कोई नहीं पूछेगा कि इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है। बी प्लस सी इक्वल टू 0, -3c इक्वल टू 1, और -a-3b इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास है तीन इक्वेशंस, तीन वेरिएबल्स। सॉल्व करना आता है? सॉल्व करवाओगे मुझसे? कर लोगे सॉल्व? चलो देखते हैं सॉल्व करने पर क्या आना चाहिए। सॉल्व करने पर जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि सी आना चाहिए -1/3, बी आना चाहिए कितना, बी आना चाहिए 1/3, और ए की वैल्यू सॉल्व करने पर हमें मिल रही है, कितनी मिल रही है, -1। राइट? चेक कर लें एक बार ए की वैल्यू। बी रखा मैंने, हाँ ठीक है, तो ये आ रहा है -1। ए बी और सी मुझे मिल गए। हमें इतना सब कुछ फाइंड नहीं करना था, पर हमें तो सिंपली क्या करना था, ये जो एस टू द पावर ऑफ बी है ये फाइंड करना था। क्वेश्चन में ही पूछा था एस टू द पावर ऑफ बी। एस टू द पावर ऑफ बी कितना आ रहा है, बी है 1/3, तो इसका मतलब 1/3 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1/n था, तो इसका मतलब n इक्वल्स टू 3। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है जिसमें हमें आंसर में 3 मार्क करना है। इंटेंसिटी कैसे फाइंड करी, प्लीज़ आप लोग क्लास नोट्स रेगुलर बेसिस पे पढ़ा करो। मैंने क्लास में बताया था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। इंटेंसिटी का फॉर्मूला ऑल्दो मुझे रिपीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्लास में हम ऑलरेडी चीज़ कोई पढ़ चुके हैं। हम जे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर हम कोई चीज़ पढ़ चुके हैं तो आपको याद होनी चाहिए। हमने बताया था इंटेंसिटी का फॉर्मूला। इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये एक्सप्रेशन होता है इंटेंसिटी का। किसी भी लाइट सोर्स की एनर्जी इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब आपको एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, एरिया का पता है, टाइम का पता है, तो आपको इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा इजीली। चलिए मैं स्क्रॉल अप कर रहा हूँ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से नोट कर लो। चलिए अब एक थोड़ा सा ना डिफरेंट पैटर्न का क्वेश्चन करते हैं। ये पैटर्न का क्वेश्चन आपको वैसे कम मिलेगा, और शायद पॉसिबली बिगनर बॉक्स में क्वेश्चन मिल जाए इस टाइप का एक। बट ये पैटर्न भी एक कॉमन कैटेगरी का क्वेश्चन होता है, तो उस पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। सपोज मैं क्या करता हूँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज जो कि हमारे पास पता है 7 होती है, और हमें पता है कौन सी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। सपोज मैं उसका सेट चेंज कर देता हूँ। जैसे एग्जांपल, सपोज मैं बात करता हूँ वेलोसिटी की, मैं बात करता हूँ फोर्स की, मैं बात करता हूँ टाइम की। सपोज ऑल दिस थ्री आर नाउ टेकन एज
आर नाउ टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो आपको फाइंड करना है डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मास। अब क्वेश्चन का मीनिंग अगर कोई कंफ्यूज रहा है तो मैं बता दूं। हमें पता है कि फोर्स इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, वेलोसिटी इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, दे आर डिराइव्ड क्वांटिटी। बट सपोज हम क्या करते हैं, सिस्टम जो हमने डिफाइन किया था फंडामेंटल का, उसको चेंज करके 7 नई फंडामेंटल क्वांटिटीज ले आते हैं, जिसमें से हमने बोल दिया कि वेलोसिटी, फोर्स और टाइम फंडामेंटल है। तो उस केस में मास जो है वो डिराइव हो जाएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है कि इफ वेलोसिटी, फोर्स एंड टाइम आर कंसिडर्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन इन दिस केस मास विल बी अ डिराइव्ड क्वांटिटी। और आपको फाइंड करना है कि इस केस में मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। गुड, वेरी गुड, मुझे आंसर मिलने शुरू हो चुके हैं और काफ़ी लोगों ने आंसर दिया है, ऑलमोस्ट सही आंसर आया है। इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। ऑलमोस्ट 20-25 स्टूडेंट का आंसर इमिडिएटली क्वेश्चन लिखने के जस्ट बाद आया है, वो बिल्कुल सही आंसर आया है। देखो ये होती है लेवल ऑफ प्रैक्टिस, और सही आंसर आया है। ठीक है, जिन लोगों का आंसर आया है मैं आंसर बताता हूँ, F × T/V, F1 T1 V⁻⁻1 बिल्कुल सही आंसर है। और ये आंसर मुझे ऑलमोस्ट 20-25 स्टूडेंट ने क्वेश्चन देते से ही टाइप करके दिया है आंसर मुझे। बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड। चलिए एक लास्ट 1 मिनट और प्रोवाइड कर रहा हूँ, बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी एक 1 मिनट का टाइम फ्रेम और प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नोट कर लो, सॉल्व कर लो, फिर हम देखते हैं। देखो इसका मेथड नंबर 1, जो स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है, जो स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है पहले मैं आपको उससे फैमिलियर करवाता हूँ। ऑल्दो उसका आंसर हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे, काफी लोगों ने डायरेक्टली आंसर दिया है, मैं बताऊंगा कैसे। बट सबसे पहले स्टैंडर्ड प्रोसेस। देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि वेलोसिटी, फोर्स एंड टाइम आर फंडामेंटल क्वांटिटी, तो मास इन पे डिपेंड करेगा। मास अगर डिपेंड कर रहा है तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ मास किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ थोड़ा, के इंटू वेलोसिटी टू द पावर ऑफ ए, राइट। के इंटू वेलोसिटी टू द पावर ऑफ ए, या फॉर अ चेंज इसको एक्स बोल देते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं अब। फोर्स शॉर्ट में लिख देते हैं, वेलोसिटी टू द पावर ऑफ ए, सॉरी एक्स, फोर्स टू द पावर ऑफ वाई, एंड टाइम टू द पावर ऑफ जेड। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज अज्यूम करी है, और वेलोसिटी और मास डिराइव हो गया है। मास क्या हो गया, अब डिराइव क्वांटिटी हो गया है। तो डिराइव क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी कुछ पावर्स पर डिपेंड करेगी। वेलोसिटी को फंडामेंटल माना है, फोर्स को फंडामेंटल माना है, टी को फंडामेंटल माना है, तो इनके कुछ पावर्स के हेल्प से हम डिराइव क्वांटिटी जो कि मास होगी इस बार, उसको हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में हमें पता है कि मास के लिए क्या लिखेंगे हम, मास के लिए m की पावर 1, L टू द पावर ऑफ 0, T टू द पावर ऑफ 0। वेलोसिटी के लिए क्या लिखेंगे, वेलोसिटी के लिए हम लिखेंगे L T - 1 टू द पावर ऑफ x। फोर्स के लिए M1 L1 T - 2 टू द पावर ऑफ y। टाइम के लिए T टू द पावर ऑफ z। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, m टू द पावर ऑफ कितना आ रहा है ये y,
एल टू द पावर ऑफ एक्स प्लस वाई, टी टू द पावर ऑफ माइनस एक्स माइनस टू वाई प्लस जेड। कंपेयर कर लोगे अब? कंपेयर करने पर कितना आ रहा है? कंपेयर करने पर y आ रहा है 1, फिर x प्लस वाई इज 0, एंड माइनस एक्स माइनस टू वाई प्लस जेड कम्स आउट टू बी इक्वल टू कितना आना चाहिए? ये भी आना चाहिए 0। अब हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं, तीन वेरिएबल्स हैं। सॉल्व करने का मेथड आज ही सीखा है हमने, ये तो ज़्यादा इजी है बल्कि ये वाला एक्सप्रेशन। यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं। x कितना आ रहा है? -1। पहले y दिख रहा है मुझे, y दिख रहा है 1, x आ रहा है -1। x और y की वैल्यू रख दो थर्ड इक्वेशन में, z मुझे मिल जाएगा 1। अब ये जो तीन वैल्यूज आ रही है, राइट, ये जो तीन वैल्यूज आ रही है हमारे पास, इन तीन वैल्यूज को हम क्या करेंगे? इन तीन वैल्यूज को हम हमारे ओरिजिनल एक्सप्रेशन मीन्स ये वाला जो एक्सप्रेशन था इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, राइट। इसको हम इस एक्सप्रेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा? मास फाइनली कैन बी रिटन एज k v to the power of -1 f to the power of 1 t to the power of 1, that is k times f t by v। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो जो हमने लिखा है, इट इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। पर हमें क्या फाइंड करना था? डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनली हम क्या लिखेंगे? डायमेंशनली हम लोग लिखेंगे इट विल डिपेंड ऑन फर्स्ट पावर ऑफ फोर्स, फर्स्ट पावर ऑफ टाइम एंड -1 पावर ऑफ वेलोसिटी। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद दूसरा मेथड भी था। काफी लोगों ने, देखो ये एक्चुअली मेथड कब यूज करना है पता है? ये मेथड हमें जब यूज करना है उसी केस में हम यूज करेंगे जब हमें डायरेक्टली आंसर दिख नहीं रहा हो। वैसे तो हमें आंसर डायरेक्टली दिख रहा था। इन केस अगर आपको डायरेक्टली आंसर नहीं दिख रहा तो आप क्या करोगे? वापस फंडामेंटल क्वांटिटीज के हेल्प से इनवर्सली ये सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड करोगे। देयर इज मेथड नंबर 2 एज वेल। मेथड नंबर 2 में आपको थोड़ा सा एनालिसिस लगेगा। मेथड नंबर 2 में देखो मास हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला ऑब्टेन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। देखो फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है m1l2 m1l1t -2, और वेलोसिटी कितना होता है? l1t -1, और टाइम कितना होता है? टाइम होता है t। डायमेंशनल फॉर्मूला की बात चल रही है। क्या आप ये रियलाइज कर रहे हो कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये t की पावर -1 हो जाएगा, और उसके बाद वेलोसिटी से डिवाइड कर दूं तो l कैंसिल और t की पावर -1 कैंसिल। तो मुझे यहाँ से देखने पर भी दिख रहा है, मुझे इनडायरेक्टली थोड़ा सा प्रैक्टिस से दिख रहा है कि अगर मैं इन केस, अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं फोर्स और टाइम को मल्टीप्लाई करता हूँ और वेलोसिटी से डिवाइड करता हूँ तो इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी सेम एज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास, राइट। ये मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिस से भी दिख रहा है, वही चीज़ देखो हमें यहाँ रिजल्ट में मिल रही है, एफ टी बाई वी। चलिए इसी क्वेश्चन को आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो। मैं इसी क्वेश्चन का एक और एक्सटेंशन दे सकता हूँ आपको। अब जिस तरह से आपने ये फाइंड करा है मास, मैं चाहता हूँ कि आप लोग फाइंड करो इस क्वेश्चन का बी पार्ट। जैसे आपने मास के लिए फाइंड करा है वैसे ही आप लोग अब एनर्जी के लिए भी फाइंड कर सकते हो। तो इसका बी पार्ट होगा, यू हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी इन टर्म्स ऑफ दिस क्वांटिटीज। चलो ये ट्राई करना एज अ होमवर्क प्रॉब्लम। वैसे मैं बता दूं, हमें दिख रहा है डायरेक्टली बी पार्ट का आंसर, तो वैसे मुझे डायरेक्टली दिख भी रहा है कि अब ये एनर्जी में कैसे ला सकता हूँ। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला में ला सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ, देखो फोर्स को अगर मैं वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करूँ
फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो आपको दिख जाएगा कि वो डायमेंशनल फॉर्मूला में सेम मिल रहा है। रीजन, वेलोसिटी इंटू टाइम एक तरह से क्या होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होगा, एक तरह से डिस्टेंस। डिस्टेंस, फोर्स और डिस्टेंस, वर्क डन इज अ फॉर्म ऑफ, मतलब वर्क डन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि एनर्जी के लिए हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एफ वी एन टी। डायमेंशनली इस टाइप का हमारा एक्सप्रेशन मैच करना चाहिए। पर अगर कभी भी हमें डायरेक्ट रिलेशन क्लियर नहीं हो तो हम क्या करेंगे, अगर डायरेक्ट रिलेशन क्लियर नहीं हो तो हम लोग ये वाला मेथड यूज करेंगे, जो भी हमने मेथड बताया था, ये मेथड यूज करेंगे। अच्छा, इसमें अब एक लास्ट फॉर्मेट और होता है क्वेश्चंस का, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। एक लास्ट फॉर्मेट होता है क्वेश्चंस का। सपोज हम एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट बना देते हैं, हाइपोथेटिकली हम एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट बनाते हैं। सपोज वी हैव एन एंटायरली न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसमें मैं लेंथ की यूनिट को 5 सेंटीमीटर बोल देता हूँ। वैसे लेंथ की यूनिट होनी चाहिए 1 सेंटीमीटर, या ऐसा ही में देखें तो 1 मीटर, पर इस सिस्टम में हमने लेंथ की यूनिट को क्या बोल दिया, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर मतलब 1 यूनिट ऑफ लेंथ होगा। अब से हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर को 1 यूनिट ऑफ लेंथ बोलेंगे, नया सिस्टम ऑफ यूनिट चल रहा है। एंड यूनिट ऑफ मास, जो कि वैसे यूजुअली क्या होना चाहिए, सीधे से 1 ग्राम, उसको मैं बोल देता हूँ 20 ग्राम्स। मतलब जब 20 ग्राम मुझे मिलेगा तो 20 ग्राम को मैं वन नया यूनिट बोल रहा हूँ, 1 यूनिट इज इक्वल टू 20 ग्राम्स। ठीक है, ये एक नया सिस्टम मैंने डेवलप करा। अब आपको क्या करना है, एक सब्सटेंस है जिसकी डेंसिटी गिवन है। एक्चुअल डेंसिटी गिवन है हमें उसकी, लेट अस से 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये एक्चुअल डेंसिटी गिवन है। जो ओरिजिनल यूनिट होती है उसमें थी, जो ओरिजिनल यूनिट मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में थी। आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है, फाइंड इट्स डेंसिटी इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट। थोड़ा सा ट्रिकी है, समझना पड़ेगा। देखो, जिसका लॉजिक स्ट्रांग होगा अल्टीमेटली, अब जिसके अंदर रॉ टैलेंट होगा, जिसका लॉजिक बिल्कुल स्ट्रांग होगा, वो बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को समझ लेगा, कर लेगा। इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करने के लिए आपको एक रॉ टैलेंट, एक इंजीनियरिंग माइंडसेट और एक लॉजिक की जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने के लिए। ये नया सिस्टम का मतलब क्या हुआ, 5 सेंटीमीटर को आज से मैंने एक नया यूनिट बोल दिया, 1 यूनिट ऑफ लेंथ, और 20 ग्राम को मैंने 1 यूनिट ऑफ मास बोल दिया। तो अब नए सिस्टम के अंदर मुझे फाइंड करना है कि जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, नए सिस्टम में क्या होगी। और अभी तक एक स्टूडेंट का आंसर सही आ भी चुका है। गुड, वेरी गुड। है क्वेश्चन बहुत इजी, थोड़ा सा ही लॉजिक लगाना है, जरा सा लॉजिक लगा लो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो देखो, ट्राई करते हैं। अभी देखो हमने क्या लिखा है, नया सिस्टम है जिसमें 5 सेंटीमीटर की लेंथ मुझे जो मिलती है उसे मैं 1 यूनिट बोलता हूँ। चलो उसको बोलते हैं 1 LA, है ना, 1 LA। ये नई यूनिट है, मैंने कुछ नया नाम दे दिया। 1 यूनिट ऑफ लेंथ इन न्यू सिस्टम को मैंने लिख दिया 1 LA, चल जाएगा। मैंने अपनी तरफ से बोल दिया कि 5 सेंटीमीटर जो पुराने सिस्टम में था, इट इज़ 1 यूनिट ऑफ न्यू लेंथ। ठीक है, चलो।
सिमिलरली नए सिस्टम में क्या लिखा है, 20 ग्राम्स को हमें क्या एज्यूम करना है, 20 ग्राम को मुझे वन न्यू यूनिट ऑफ मास एज्यूम करना है। तो 20 ग्राम को आई एम एज्यूमिंग वन न्यू यूनिट ऑफ मास। अब इसके बाद ओरिजिनल डेंसिटी पर आते हैं। ओरिजिनल डेंसिटी कितनी गिवन है, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो कितना इजी था क्वेश्चन, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वॉज द ओरिजिनल डेंसिटी। अब मुझे बताओ ग्राम कितना होगा, 1 ग्राम कितना होगा इस सिस्टम में। इस सिस्टम में क्या मुझे आप बता सकते हो 1 ग्राम कितना होगा। 1 ग्राम हो जाएगा 1 MA/20 डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा 1/5 LA और इसकी पावर है 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 5 टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय MA/LA क्यूब। सिंप्लीफिकेशन पर ये कितना आ जाएगा, 125, 8 20 50 आ जाएगा, 50 MA/LA क्यूब। ये MA क्या है, ये MA है नए सिस्टम में। ये MA क्या है, नए सिस्टम में मास की यूनिट। और ये LA क्या है, नए सिस्टम में लेंथ की यूनिट। तो ये हो जाएगा नए सिस्टम के अंदर डेंसिटी। तो ओल्ड सिस्टम में अगर डेंसिटी 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब थी, तो नए सिस्टम में हमें यूनिट क्या मिलेगी, ओल्ड सिस्टम में अगर इफ इट वॉज 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो न्यू सिस्टम में हमें मिलेगा वो 50 MA/LA क्यूब। था इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, बहुत इजी था, इंटरेस्टिंग था, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस को, थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करना है। चलिए इसके साथ हम लोग इस एनालिसिस वाले पार्ट को यहाँ पर एंड करेंगे। जो बेसिक कंसेप्ट रिक्वायर्ड थे, वैसे हमें बहुत सारे कंसेप्ट्स और भी आएंगे आगे, जैसे जैसे टॉपिक्स में कुछ डायमेंशनल एनालिसिस की चीज़ें आती जाएगी इंटरेस्टिंग, मैं आपको बताता जाऊंगा आगे भी। अभी हाल फिलहाल के लिए हम इस टॉपिक को अब यहाँ पर जाकर एंड करेंगे। अब आपको दो चीज़ें करनी है। फर्स्ट पॉइंट, अब आपका बिगनर बॉक्स 1, ये आपका होमवर्क है। ये हम कल क्लास में डिस्कस करेंगे। बिगनर बॉक्स 1 आपके लिए होमवर्क है, कल हम क्लास में बिगनर बॉक्स 1 डिस्कस करेंगे। और इसके साथ आपके लिए एक और होमवर्क है, ट्रिग्नोमेट्री कि आपको बेसिक रीडिंग लेनी है मॉड्यूल से। ये दो होमवर्क है आपके लिए, बिगनर बॉक्स 1 होमवर्क है, ट्रिग्नोमेट्री मॉड्यूल से आपको रीड करके आना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैथमेटिकल टूल स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।